नमस्कार साथियों, भारत एवं विश्व भूगोल के अंदर पैट के लिए इस टॉपिक में हम भूजल, पर्वत, वन एवं खनिज टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। पहले थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उसका आंसर मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन जैसे ही प्रश्न आता है आपको उसका आंसर सोच लेना है। और थ्योरी को भी मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, थ्योरी को आपको वीडियो रोककर पढ़ना है, समझना है। यदि मैं सारी चीजें खुद करता हूं तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, और यदि आप शुरू में पढ़कर, देखकर और समझकर आगे बढ़ते हैं तो सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं भूजल संसाधन के बारे में, तो भूजल वह जल है जो वर्षा तथा अन्य स्रोतों से रिसकर पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी की परतों में एकत्रित रहता है। यह भारत में पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो साथियों, यह टॉपिक भी पैट के अंदर है, और पैट के अंदर यह टॉपिक होने की वजह से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है। तो भूजल के स्रोत जैसे ये हैं, तो इनको आप नोट करते रहें, और इनको नोट करने के बाद आपको आगे समझने में काफी आसानी होने वाली है। पैट का सिलेबस पढ़ने के साथ साथ यदि इस सिलेबस को आप समझकर नोट भी करते रहेंगे तो आपको आगे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो इन चीजों को आप, जैसे भूजल के प्रकार, तो यहाँ ये आपके प्रकार हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार इनको आप स्वयं पढ़ते चलें और स्वयं इसको नोट करते चलें। मैं केवल आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ के बताऊंगा, तो ये सारी चीजें आप पढ़ के चलते रहें। भूजल की प्रमुख समस्याएं, तो इनको भी आप नोट करें और इनको भी देखें ये क्या होती हैं। इसके बाद भू संरक्षण के उपाय भी आप इसमें पढ़ें, क्योंकि ये पैट में काफी प्रश्न यहाँ से आते हैं। जैसे यहाँ से हमारा पहला प्रश्न आ गया है, तो पहले प्रश्न के लिए जब हम देखते हैं तो इसका भूजल इसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों एवं मिट्टी में संचित जल भूजल कहलाता है। तो ये हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। भूजल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ये सबसे प्राकृतिक स्रोत हमारा ये वर्षा होता है। आगे चलते हैं इसी क्रम में, जल वृत्त क्या है, तो इसके लिए हम ऑप्शन, हमारा सबसे सही ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूजल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो सबसे ज्यादा अधिक कृषि में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा कृषि में इसका उपयोग किया जाता है। भूजल स्तर की कमी का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण, हमारे चारों ऑप्शन हमारे सामने हैं, तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग हमारा अत्यधिक भूजल का दोहन है, जो समरसेबिल के माध्यम से और धान जैसी सिंचाई के माध्यम के लिए ट्यूबवेल, समरसेबिलों का प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे तेजी से भूजल का स्तर गिर रहा है। भूजल पुनर्भरण का अर्थ क्या है, तो इसके लिए ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। यदि आपने थ्योरी को वीडियो रोककर पढ़ा है तो आपको प्रश्न करने में मजा आ रहा होगा और आप सारी चीजों को आराम से करते चल रहे होंगे। साथियों, पढ़ना सबके बस की बात नहीं है, ये हमारे पिताजी कहते हैं, और हमने भी यह महसूस किया है कि पढ़ना सबके बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। पढ़ने के लिए हर चीज को ध्यान से समझना पड़ता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, आप थ्योरी को एक बार पढ़ लें। यदि मैं पढ़ता हूं तो फिर आप क्या समझेंगे, इसलिए थ्योरी को आपको ही पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं फिर हम इसी में ही। अगर मैं थ्योरी को पढ़ता हूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। निम्न में से कौन सा भूजल संरक्षण का उपाय है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ये संरक्षण की बात कही गई है, तो ये सबसे बेस्ट है। और वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। ये निम्न में से कौन सा भूजल प्रदूषण का कारण हो सकता है, तो ये हमारा ये सबसे बेस्ट हमारा औद्योगिक अपशिष्ट ये हो जाएगा। भूजल में नाइट्रेट की अधिकता का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो इसमें नाइट्रेट की अधिकता का प्रमुख स्रोत यहाँ हमारा रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग होता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, निम्न में से कौन सी संरचना भूजल पुनर्भरण में सहायक है, तो ऑप्शन यहाँ हमारा हो जाएगा चेक डैम, यहाँ हमारा ये हो जाएगा। भूजल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है, तो सिंचाई और पेयजल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से। भूजल स्तर को मापने के लिए सामान्यतः किसका अध्ययन किया जाता है, तो जल स्तर की गहराई का अध्ययन किया जाता है।
निम्न में से कौन सी तकनीक सिंचाई में जल की बचत करती है? तो इसमें सबसे बढ़िया है ड्रिप सिंचाई, ये हमारी जल की बचत करती है। और भूजल का अत्यधिक दोहन होने पर क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो यहाँ जल स्तर नीचे चला जाता है। भूजल में आर्सेनिक की अधिकता किस प्रकार की समस्या है? तो ये हमारे भूजल प्रदूषण की समस्या है। भूजल संरक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए हमारा जल का विवेकपूर्ण उपयोग यहाँ पर आवश्यक है। पेड़ पौधे भूजल संरक्षण में किस प्रकार सहायक होते हैं? तो पेड़ पौधे हमारे ऑप्शन ए भूमि में जल के रिसाव को बढ़ाने में ये सहायक होते हैं। आगे, भूजल का कौन सा उपयोग घरेलू स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा पेयजल। भूजल संसाधनों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त में हमारा बी ऑप्शन यहाँ हमारा ये हो जाएगा, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण, ये हमारा हो जाएगा। अगला है हमारा इसी में टॉपिक भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ। तो इसको भी हम थ्योरी को पहले पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा आनंद यहाँ आने वाला है और सारी चीज़ें हम यहाँ समझते हुए चलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विंध्य पर्वतमाला क्या है, सतपुड़ा पर्वतमाला क्या है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अरावली पर्वतमाला कौन सी है, कहाँ तक फैली हुई है, तो इनको आप एक बार पढ़ लें। इसके बाद पश्चिमी घाट और इसके बाद आपके पूर्वी घाट, इनको आप पढ़ते चलें, नोट कर लें। और नीलगिरी पहाड़ियाँ, इनको भी आप पढ़ लें। और कार्डमम पहाड़ियाँ ये कहाँ हैं, इनके बारे में भी। और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ है। तो यहाँ से पहला प्रश्न हमारा आ गया है। अब पहला प्रश्न जैसे ये आपके सामने है, भारत के उत्तर में कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो इसके लिए ऑप्शन बी हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर में है, जो भारत का प्रहरी कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पर्वत श्रेणी होती है हमारी हिमाद्री, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और इसके बाद भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की आती है कंचनजंगा। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, कंचनजंगा किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम राज्य से संबंधित है, ये सिक्किम में पड़ती है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो ये आपकी गुरु शिखर आपकी माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। आगे चलते हैं, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की धूपगढ़ आपकी सबसे ऊंची चोटी है। और धूपगढ़ किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो अगले प्रश्न, अन्नामुडी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन 3 हमारे सामने है और चौथा ऑप्शन आपका ये आएगा, तो ये केरल में हमारा है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, पूर्वी घाट की प्रमुख ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की यदि बात करते हैं तो महेंद्रगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पूर्वी घाट की प्रमुख विशेषता ये खंडित एवं असतत है। और अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये डोडा बेटा है, ये ऑप्शन बी हमारा। और नीलगिरी पहाड़ियां मुख्यतः किन पर्वत प्रणालियों के मिलन के क्षेत्र में स्थित हैं? तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा आ जाएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। मेघालय की प्रमुख पहाड़ियों में कौन सी शामिल नहीं है? तो मेघालय की प्रमुख पहाड़ियों में चौथा ऑप्शन हमारा ये आ गया, ये हमारी अरावली नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। शिवालिक हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। और अगला प्रश्न, नर्मदा नदी के उत्तर में मुख्यतः कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो साथियों यहाँ हमारी ऑप्शन बी है। साथियों वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा हम जल्दी करके आगे चल रहे हैं। और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है? तो यहाँ हमारा अरावली यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आ जाएगा। इसके साथ आता है हमारा हिमनद ग्लेशियर। तो ग्लेशियर के बारे में हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही आगे धीरे धीरे आगे बढ़ना है।
ग्लेशियर आपके पर्वतीय और महाद्वीपीय दो प्रकार के होते हैं, तो इसको भी समझना है कैसे। और भारत के प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं, इनको भी आप आसानी से समझ सकते हैं, सबको नोट कर लें। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर जब हम देखते हैं हिमनद का महत्व, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ से आता है, हिमनद किसे कहा जाता है। तो धीरे धीरे गतिशील बर्फ का विशाल पिंड हिमनद या हिमनदी कहलाता है, ये गतिशील रहता है। हिमनद मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे ऊंचे पर्वतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गंगोत्री हिमनद किस नदी का प्रमुख स्रोत है, तो ये भागीरथी का प्रमुख स्रोत है। और यमुनोत्री हिमनद किस नदी का स्रोत है, तो ये हमारा यमुना का ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके बाद सियाचिन हिमनद किस पर्वत क्षेत्र में स्थित है, तो ये हमारा काराकोरम में यहाँ ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और सियाचिन हिमनद मुख्यतः किस केंद्र शासित प्रदेश के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, तो ये ऑप्शन में हमारा लद्दाख यहाँ आ जाएगा। आगे जैमू हिमनद किस राज्य में स्थित है, तो ये ऑप्शन हमारे 3 सामने है, चौथा हमारा ये आ गया, तो ये हमारे सिक्किम में पड़ता है, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। और पिंडारी हिमनद किस राज्य में स्थित है, तो पिंडारी हिमनद उत्तराखंड में हमारा स्थित है। इसके बाद मिल्लम हिमनद किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। और अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, बारासिगरी हिमनद किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमनदों से प्राप्त जल का प्रमुख उपयोग किसमें होता है, तो हिमनदों से सिंचाई और पेयजल में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यह मीठा जल होता है। हिमनदों का पिघला हुआ जल किसके प्रवाह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, तो यह हमारे ऑप्शन चारों हमारे साथी है, नदियों के प्रवाह को बनाए रखने में ये सहायक होता है। हिमनदों की गति का प्रमुख कारण क्या होता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। महाद्वीपीय हिमनदों का विशाल रूप मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ये आपके पाया जाता है ऑप्शन बी के अंतर्गत, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में ये पाया जाता है। हिमनदों को पृथ्वी के किस संसाधन का प्रमुख भंडार माना जाता है, तो मीठे पानी का भंडार इनको माना जाता है। पर्वतीय हिमनद सामान्यतः कहाँ बनते हैं, तो ये आपके सामान्यतः पर्वतीय ऊंचे पर्वतीय घाटियों में ये बनते हैं। आगे निम्न में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड में स्थित है, तो ये आपका पिंडारी हिमनद उत्तराखंड में स्थित है। और निम्न में से कौन सा हिमनद सिक्किम में स्थित है, तो ये आपका सिक्किम में ये आपका जैमू हिमनद स्थित है। हिमनदों के तेजी से पिघलने का प्रमुख कारण क्या माना जाता है, तो वैश्विक तापमान में वृद्धि को इसको माना जाता है। और इसके बाद अगला प्रश्न लास्ट यहाँ से, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन हमारे सामने है, यहाँ हिमनद धीरे धीरे गति करने वाले बर्फ के पिंड होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब आगे चलते हैं मरुस्थल भारत एवं विश्व के बारे में। तो यहाँ हमारे भारत के प्रमुख मरुस्थल थार है, तो इसके बारे में भी आप चीज़ों को नोट करते चलें। और चीज़ों को यदि आप नोट करते चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा यहाँ पर होने वाली है। आगे हम धीरे धीरे विश्व के भी मरुस्थल पर नज़र मारते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये सहारा है, अरब है, गोबी है, थार है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आप यूपी पैट में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने वाले हैं, क्योंकि यूपी पैट अपने आप में अब धीरे धीरे बहुत टफ होता जा रहा है। तो सारी चीज़ें आप आराम से नोट कर लें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा सामने आ गया, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये भारत का थार मरुस्थल राजस्थान में पड़ता है। थार मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये ऑप्शन है भारतीय महान मरुस्थल के नाम से इसे जाना जाता है। और थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस राज्य में स्थित है, तो अधिकांश भाग ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है, तो इसकी प्रमुख नदी लूनी नदी है। और कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है, तो कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा हो जाएगा। लद्दाख को किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण माना जाता है, तो ये ठंडा मरुस्थल, यहाँ पर शीत मरुस्थल ये होता है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद गोबी मरुस्थल मुख्यतः किन देशों में स्थित है, तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। और कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में पड़ता है, तो यह अफ्रीका में ही पड़ता है। नाबी मरुस्थल मुख्यतः किस देश में स्थित है, नाबी मरुस्थल मुख्यतः 3 ऑप्शन हमारे सामने, चौथा हमारा आगे नाबीबिया में पड़ेगा।
और नाभिक का नाम नाभिपिया से ही लिया गया है। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर ये हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल मुख्यतः किस देश में स्थित है? तो ये अटाकामा आपका ऑप्शन चारों हमारे सामने है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ये चिल्ली में हमारा पड़ेगा। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आपका पड़ता है। मोजाम्बिक मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मोजाम्बिक मरुस्थल आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यदि ध्रुवीय मरुस्थलों को भी शामिल किया जाए तो ये आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा ये। इसके बाद अरब मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और इसके बाद मरुस्थल की सामान्य विशेषता क्या है? तो यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, ये इसकी खास विशेषता होती है। निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल की बात करें तो लद्दाख आपका शीत मरुस्थल है। और निम्न में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो यहाँ दक्षिण अमेरिका के लिए चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर अटाकामा आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यहाँ पर शुष्क वे क्षेत्र होते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, तो इसके लिए आप इसको पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद नोट्स बना लें। और नोट्स बनाने के बाद इन चारों बिंदुओं को जैसे ये लिखे हुए इनको नोट करते चलें। इनकी ये विशेषता होती है, जैसे कांटेदार झाड़ियाँ, घास और सूखा सहन करने वाले पौधे यहाँ पाए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप नोट करते चलें। और नोट भी ना करें तो कम से कम वीडियो को रोक के पढ़ें अवश्य। भारत के प्रमुख शुष्क क्षेत्र जैसे पश्चिमी राजस्थान, तो इसके बारे में पढ़ें। गुजरात का कच्छ क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ें। और हरियाणा पंजाब के कुछ क्षेत्र, लद्दाख का कुछ क्षेत्र, इनके बारे में अवश्य पढ़ें। तो यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, तापमान कम रहता है, तो पूरा क्षेत्र के बारे में आप इनको, इनकी विशेषता क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पर आप पढ़ें। ये सारी चीज़ आप पढ़ोगे तो आपके प्रश्न सही होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ सामने आ गया है, तो शुष्क क्षेत्र किसे कहा जाता है? जहाँ वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक, जहाँ बहुत अधिक वर्षा, हमेशा बर्फ, जहाँ घने वन पाए जाते हैं। तो वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण में वर्षा बहुत कम होती है, तो यहाँ ये आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये भारत का प्रमुख गर्म शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पश्चिमी राजस्थान आपका सटीक आंसर है। और आगे चलते हैं। थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। लद्दाख किस प्रकार का शुष्क क्षेत्र है? तो ये शीत मरुस्थल कहलाता है। और इसके बाद कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ आपका गुजरात में पड़ता है। तो ये आपका अगले प्रश्न की तरफ, शुष्क क्षेत्रों में वनस्पति सामान्यतः कैसी होती है? तो यहाँ विरल होती है। और आगे देखते हैं, शुष्क क्षेत्रों में जल की कमी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो यहाँ कम वर्षा, अधिक वाष्पीकरण यहाँ पर होता है। आगे चलते हैं, निम्न में कौन सा विश्व का प्रमुख शुष्क क्षेत्र है? तो सहारा जो है यहाँ सबसे ज्यादा शुष्क क्षेत्र है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप में है, तो ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल, तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका, तो ये आपने दोबारा गोबी मरुस्थल, तो ये आपका चीन और मंगोलिया में पड़ता है। और कालाहारी मरुस्थल ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका पड़ेगा, आपका चारों ऑप्शन आपके सामने, ये अफ्रीका में आपका पड़ेगा। आगे चलते हैं इसी क्रम में, शुष्क क्षेत्रों को कृषि के लिए सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? तो सिंचाई की आवश्यकता होती है। शुष्क क्षेत्रों में निम्न में कौन सी फसलें अधिक उपयुक्त होती हैं? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन हो जाएगा बाजरा और ज्वार सबसे ज्यादा, इनको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी की सामान्यतः किसकी मात्रा होती है? तो ये जैविक पदार्थ की होती है। और आगे चलते हैं, शुष्क क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में सामान्यतः क्या पाया जाता है? तो अधिक अंतर यहाँ पर पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शुष्क क्षेत्र नहीं है? तो अमेजन बेसिन शुष्क क्षेत्र नहीं है, ये तराई वाला क्षेत्र है। और आगे चलते हैं, शुष्क क्षेत्र के जल संरक्षण में कौन सा उपाय उपयोगी? तो यहाँ हमारा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, वर्षा जल संचय। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के मुख्य अंतर किस आधार पर किया जाता है? तो ये आपका वर्षा की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इसके बाद हमारा वन क्षेत्र आ जाता है। वन क्षेत्र से भी हम चीजों को पढ़ेंगे। तो वन क्षेत्र हमारे क्या है? सबसे पहले आप इसको पढ़ लें। इसको पढ़ने के बाद भारत के प्रमुख वन क्षेत्रों पर नजर डालें। और आगे चलते हैं इसी क्रम में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो इनको आप पढ़ें। इनको पढ़ने के बाद में फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और कांटेदार एवं झाड़ीदार वन, सारी चीजों को आप पढ़ें।
तो पर्वतीय वन कौन से हैं इनको भी आप पढ़ें, और इसके बाद मैंग्रोव वन कौन से होते हैं। तो मैंग्रोव वन के बारे में, जैसे सुंदरवन, महानदी वन, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जहां नदियों के किनारे पाए जाते हैं वन, वे आपके मैंग्रोव वन या झपे हुए वन पाए जाते हैं, ये होते हैं आपके मैंग्रोव वन। वन क्षेत्रों का महत्व आप पढ़ें, ये आप बहुत आसान है, इसको तो आप कर ही लेंगे। और इसके बाद सबसे पहले प्रश्न की तरफ आते हैं, भारत में सबसे अधिक व्यापक प्रकृति वन प्रकार कौन सा है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है आपका। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ सदाबहार पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और निम्न में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा ये रहा। तो यहाँ हमारा महोगनी, हमारा ऑप्शन ए यहाँ हमारा हो जाएगा महोगनी। पर्णपाती वनों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो चारों ऑप्शन हमारे सामने है, चारों ऑप्शन के अनुसार हमारा मानसूनी वन यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा। साल और सागौन किस प्रकार के वनों के प्रमुख हैं। तो ये आपके पर्णपाती वन कहलाते हैं। आगे चलते हैं। कांटेदार एवं झाड़ीदार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपके शुष्क क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र इनमें पाए जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष मुख्यतः किस क्षेत्र के प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है। तो ये आपके राजस्थान और शुष्क क्षेत्र से संबंधित है। और इसके साथ ही अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपके तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और तटीय क्षेत्र यहाँ पर आपका जैसे जवारीय तटीय क्षेत्र, यहाँ आपका ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। सुंदरवन किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मैंग्रोव वन के लिए, झपे हुए वनों के लिए यह प्रसिद्ध है। और आगे चलते हैं। सुंदरवन में प्रमुख रूप से कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद पर्वतीय वनों में ऊंचाई बढ़ाने के साथ क्या परिवर्तन होता है। तो पर्वतीय वनों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन होता चला जाता है। देवदार, फर, स्प्रूफ किस प्रकार के वनस्पति से संबंधित है। तो ये हमारे ऑप्शन ए, बी, सी और डी के अनुसार ये हमारे ऑप्शन पर्वतीय शंकुधारी वन होते हैं। और भारत में मैंग्रोव वन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो ये हमारा सुंदरवन यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा, सुंदरवन यहाँ हो जाएगा। वनों का प्रमुख पर्यावरणीय महत्व क्या है। तो वनों का पर्यावरणीय महत्व के लिए आपका ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, मृदा अपरदन को रोकना। वन किस गैस को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण। निम्न में से कौन सा वन्य जीवों के लिए वनों का प्रमुख महत्व है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर प्राकृतिक आवास का उपलब्ध कराना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ अंडमान निकोबार में आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। निम्न में कौन सा वन क्षेत्र समुद्र के खारे पानी को सहन करने वाली वनस्पति के लिए जाना जाता है। तो मैंग्रोव वन यहाँ जाना जाता है। वनों की कटाई का प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा। भारत के खनिज संसाधन लास्ट टॉपिक है हमारा, बहुत जल्दी इसको कवर करेंगे। भारत के देखने हैं हमें, विश्व का यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, खास तौर से भारत के है। अब भारत में भी जैसे ये धात्विक और अधात्विक है, इसको समझना है। तो इसको आप पढ़ के इसको आप समझिए, धात्विक और अधात्विक कौन से होते हैं। ये मैंने पूरी थ्योरी यहाँ पर आपकी लिखी हुई है, तो इसको आप नोट करके और आराम से समझ सकते हैं धात्विक कौन से होते हैं और अधात्विक कौन से होते हैं। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धात्विक अधात्विक। इसके साथ साथ पहला प्रश्न हमारा, जैसे धात्विक ये लोहा से और ये कोयला आपका अधात्विक होता है, इसके साथ साथ ये कहाँ मिलते हैं, ये सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो इन चीजों को आप नोट करते चलें। प्राकृतिक गैस आपकी अधात्विक होती है, बॉक्साइट आपका अधात्विक होता है, और आपका जैसे अभ्रक अधात्विक होता है। धातु का मतलब ये होता है जिसमें जो विद्युत का सुचालक है वो धात्विक है, और जो विद्युत का सुचालक नहीं है वह अधात्विक है। तांबा आपका धात्विक है, और चना आपका अधात्विक है, चूना आपका अधात्विक है, यूरेनियम भी आपका अधात्विक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, सारी चीजों को आप लिखें। पहला प्रश्न हमारा सामने आ गया है, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य। तो ये उड़ीसा सबसे प्रमुख है इन राज्यों में। और इसके साथ चलते हैं, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। और इसके बाद अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जैसे झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। झरिया आपका झारखंड में स्थित है, झरिया से झारखंड हमारा बन जाएगा।
रानीगंज कोयला किस क्षेत्र में स्थित है? तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की रानी रानीगंज। और बैलाडीला किसके लिए जाना जाता है? तो बैलाडीला आपका जाना जाता है साथियों, देखियो अगले ऑप्शन में लौह अयस्क के लिए ये जाना जाता है। खेतड़ी की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध होती हैं साथियों, तांबा आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। मालाज खंड खादान किस खनिज से संबंधित है? तो ये ऑप्शन आपके तांबे से संबंधित है। और यहाँ अगला मुंबई हाई किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई के लिए आपका ऑप्शन सी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अपतटीय क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। और अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। चूना पत्थर का प्रमुख उपयोग, तो चूने पत्थर का सीमेंट के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होता है। और इसके बाद चलते हैं, मैग्नीज का प्रमुख उद्योग किस उद्योग से है? तो मैग्नीज का सबसे ज्यादा इस्पात उद्योग से हमारा हो जाएगा। अभ्रक माइका का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। और निम्न में से कौन सी ऊर्जा खनिज है? तो खनिज के लिए आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये आपकी ऊर्जा खनिज है। यूरेनियम का प्रमुख उपयोग किस में होता है? तो यूरेनियम का परमाणु उत्पादन में इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है। और निम्न में कौन सा धात्विक खनिज? तो जैसे मैंने आपको बताया, तो धात्विक के लिए आपका जैसे लौह अयस्क आपका धात्विक है, बाकी आपके सारे अधात्विक है, क्योंकि ये विद्युत के कुचालक है, इनमें विद्युत बहती नहीं है। अब चलते हैं आगे। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? तो ये प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे ज्यादा लौह अयस्क के लिए पंजाब और उड़ीसा आपका देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। कृष्णा गोदावरी बेसिन मुख्यतः किस संसाधन के लिए महत्वपूर्ण? तो ये आपकी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में कौन सा अत्यधिक खनिज है? अधात्विक खनिज है, तो अधात्विक का जैसे मैंने आपको बता दिया, ये आपका हो जाएगा चूना पत्थर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निम्न में कौन सा खनिज एल्यूमिनियम उपयोग का आधार है? तो ये आपका बॉक्साइट यहाँ पर आ जाएगा। और इसी के साथ साथ यह बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला आपकी पूरी हो गई है साथियों। यह श्रृंखला बड़ी मेहनत के साथ तैयार की है, और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो आपसे सब्सक्राइब के लिए बड़ी उम्मीद के साथ हम कहते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पैट की संपूर्ण तैयारी में आपको इसी तरह से बिल्कुल सरल तरीके से करा दूंगा, आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। पैट की सारी वीडियो आपको इसी तरह के फॉर्मेट में मिलती रहेंगी, सिलेबस के अनुसार मिलती रहेंगी। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।